नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद। उत्कृष्ट सांसद में इस बार हम बात करेंगे किसान नेता और एक ऐसे नेता से जिसने आज़ादी के बाद लगभग भारतीय राजनीति के हर कालखंड को देखा, जिसने संसद को पंचायत से लेकर संसद तक की जो राजनीतिक यात्रा है उसको तय किया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री की कार्यशैली को करीब से देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हुकुमदेव नारायण यादव जी की। हुकुमदेव नारायण जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हुकुमदेव नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक कार्यकर्ता होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो जब राजनीति में आता है तो ये सोचता है कि मैं संसद में पहुंचूंगा। आप उत्कृष्ट सांसद बने, आपको पद्म भूषण जैसा सम्मान मिला। अपनी राजनीतिक यात्रा को आप कैसे देखते हैं? न कोई कामना, न कोई अभिलाषा, न कोई इच्छा। बस कॉलेज में पढ़ रहा था, बीए थर्ड ईयर में। पंचायत के कुछ लोगों ने या गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि वे पंचायत का पहला चुनाव हो रहा है, तो इसमें किसको मुखिया बनाया जाए। तो वो सब मिल करके 4-5-7 लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हम लोगों की इच्छा है कि आप पंचायत के मुखिया के लिए चुनाव लड़िए। उससे पहले मेरे चाचा जी कांग्रेस के नेता थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, लोकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, कांग्रेस के प्रभावी नेता थे। मेरे पिताजी 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, गांव के मिला के 16 लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए थे। उनके शिलापट्ट गांव में लगे हुए हैं। 4-4 साल की सज़ा हुई थी। तो उन लोगों ने कहा कि आपके चाचा जी जो नॉमिनेटेड मुखिया हैं, लेकिन उनसे लोग नाराज़ रहते हैं, तो आप लड़िएगा तो आप बनिएगा। तो हमने कहा कि चलिए, सबकी इच्छा है तो लड़ेंगे। तो मुझे लोग मुखिया में लड़ाए और मुझसे बड़े चचेरा भाई थे एक, रामजी यादव जी, अभी वो जीवित हैं, तो उनको सरपंच के लिए लड़ाए। हम लोग लड़े, बड़े कठिन संघर्ष हुए। फिर मैं मुखिया में पहली बार जीत गया और जीत गया तो फिर बस अपने धुन में अपने लोगों के काम में लगा रहा। कभी कामना नहीं किए कि मुखिया बन के क्या बनेंगे, फिर आगे कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। बस पंचायत के स्तर पर और उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो बस उसमें जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती थी लोग बुलाते थे पंचायत में किसी चीज़ में, बस उसमें अपने काम में मैं लगा रहा। पढ़ाई भी पढ़ते रहा, वो पढ़ते पढ़ते मुखिया का काम करते करते बीए भी पास कर गया और उसके बाद लॉ में एडमिशन लिया। फिर ये बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से एमए में एडमिशन के लिए मुझे स्वीकृति भी मिल गई जी। लेकिन साथियों ने कहा कि साहब आप मुजफ्फरपुर जाके पढ़िएगा तो फिर ये काम सब कौन देखेगा, तो ऐसा करिए, कोई ऐसी पढ़ाई पढ़िए कि पढ़ते भी रहिए और काम भी देखते रहिए। तो हमने कहा कि चलो तो वकालत पढ़ लेते हैं। तो गांव से साइकिल से आते थे, रात में वकालत की पढ़ाई पढ़ते थे। रात में वही शहर में कमरा लिए हुए थे जहाँ से मैं बीए पढ़ा था, उन्हीं के यहाँ, हेम बाबू के यहाँ, वहीं कमरा में फिर रहते थे। सवेरे फिर नहा धो के साइकिल लेकर के चले जाते थे अपने पंचायत, अपने गांव, अपनी खेती गृहस्थी में हाथ बटाते थे, पंचायत का काम करते थे। तो लॉ फर्स्ट पार्ट में जब पढ़ रहे थे 1962 में, तो समाजवादी नेता बाबू सूरज नारायण सिंह शहीद और हमारे झोपड़ी के लाल जनजन के नेता गरीब के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी, ये लोग मुझे बुलाए सकरी में चीनी मिल पर बैठक में। वहाँ गया तो और गंगा प्रसाद सिंह एक थे सोशलिस्ट लीडर, उनको उन लोगों ने कहा था कि यादव में से कोई प्रभावशाली परिवार के किसी नौजवान को निकाल के लाओ पार्टी में, तभी पार्टी फैलेगी जी। तो गंगा बाबू जेल में मेरे पिताजी के साथ थे, तो वो आए, मुझे ले गए। उन लोगों ने कहा कि दरभंगा ग्रामीण से चुनाव लड़ना है एमएलए का। मैंने कहा कि अभी तो मुखिया है, ज़्यादा पहचान भी नहीं है, आप पैसे भी उतना कहाँ से लाएंगे, पिताजी भी देंगे कि नहीं। तो सूरज बाबू ने कहा, वो यूनियन के लीडर थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी भाषा में कहा कि तो ओकर चिंता कथी ला करे छे, सब हम करबो न।
तब हम कहलिए सूरज बाबू जब सब अहाँ करेला तैयारे छियै तऽ हमरा लड़ी ला न कहै छी, तब लड़े ला तऽ हमरा केकरो से डर है, तब चलू जमाहिर लाल से हम लड़ जाए चुनाव, हमरा नहीं डर है केकरो से। तो लड़ गए दरभंगा ग्रामीण से। उस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे राम सेवक ठाकुर, बड़े ही गांधीवादी और आदर्श थे, उनसे मुकाबला हुआ, मैं हार गया। बस हारने के बाद मैं लॉ की पढ़ाई पूरी करके परीक्षा भी नहीं दिया, लॉ का डिग्री नहीं लिया, बस अपने साइकिल उठा करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक समता समाज और सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, बस इसी का आदर्श बना के साइकिल से रात दिन घूमना, किसी के यहाँ जमीन चटाई पर सोना, ज़मीन पर सोना, उधान के पुआल पर सोना, किसी के यहाँ मरुआ की रोटी खाना, किसी के यहाँ उन्हीं के साथ बैठ कर के थाली में एक साथ दाल भात खा लेना, उन्हीं के साथ पुआल पर सो जाना, फिर चल देना। तो ऐसे करके गांव के जो निर्धन निर्बल गरीब समाज के लोग थे जी, उनको मैं सामाजिक समता और क्रांति, और उस क्रांति से क्या मिलेगा ये मैं उनको पढ़ाता था, खूब घूमता था, और लोकदेव की कहानी सुनाता था उनको कि लोकदेव से थे, जैसे हमारे इधर ये लोरिक, सलेश, दीनाभद्री, दयाल सिंह, कारू खिरर, भुइयाँ बख्तौर, ये लोकदेव थे। तो उनकी कहानी सुना के या कुछ उनका गीत गा के मैं उन लोगों को बताता था कि वो लोग अगर आज रहते ना तो वो सब अभी डॉक्टर लोहिया के पार्टी में रहते या बड़ी नेता रहते। तो ऐसे उन लोगों को समझा के तब मैं मोड़ता था और समाजवादी आंदोलन का बेस बना। ये बड़ी दिलचस्प यात्रा आपकी राजनीति की रही है, जो आपका संसदीय सफर रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहा है और काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलते हैं। हुकुमदेव जी, आपके जो जीवन की राजनीतिक यात्रा रही है, जो संसदीय यात्रा रही है, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। आइए सबसे पहले देखते हैं वो एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, आप भी देखिए। गांव में पैदा लिया, गांव में पला, गांव में बढ़ा, किसी तरह से राजनीति के धारा में चलते चलते यहाँ तक मैं पहुँच गया। संसद की बहसों में अपने इसी अंदाज के धनी श्री हुक्मदेव नारायण यादव पिछले 6 दशक से सक्रिय राजनीति में है। श्री हुक्मदेव नारायण यादव का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिजली गांव में 17 नवंबर 1939 को हुआ। श्री हुक्मदेव नारायण राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। श्री यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 60 के दशक में ग्रामीण पंचायत से हुई। श्री हुक्मदेव नारायण यादव 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और विधायक के तौर पर विधानसभा की कई समितियों के सदस्य भी रहे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में आप बिहार से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत संसद पहुंचे। साल 1980 में आप राज्यसभा से सांसद चुने गए। साल 1989 में श्री हुक्मदेव नारायण यादव दूसरी बार बिहार से लोकसभा के सांसद चुने गए और चंद्रशेखर सरकार में 2 विभागों के केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। साल 1999 में श्री हुक्मदेव बिहार के दरभंगा से चुनाव जीतकर तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने और श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर कई मंत्रालयों का काम देखा। साल 2009 और 2014 में आप लोकसभा के लिए 4थी और 5वीं बार चुने गए। इस दौरान आप संसद की कई समितियों के सदस्य रहे। मुझे ये उत्कृष्ट कैसे समझा गया? न मेरा बाप उत्कृष्ट, न मेरी माँ उत्कृष्ट, न मेरे खानदान में कोई उत्कृष्ट, न मुझे किसी का अनुग्रह, न किसी का अनुकंपा,
न किसी का मेरे पीछे नाम, न मेरे पीछे कुछ, लेकिन फिर भी मुझे उत्कृष्ट चुना गया। मैं उस चुनने वाले को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाई, आपने ये गांव के कीचड़ में से हीरे को कैसे पहचान लिया? अब तक तो कितने पाँव लगे, कितने ठोकर लगे, कितने अपमान सहे, लेकिन जब मैं बैठा करता था तो मेरी पत्नी मुझे कहा करती थी कि आपको कभी उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिलेगा, कोशिश करिए। तो मैं कहता था मैं कोशिश क्या करूँगा, क्योंकि वो भी राजनीति में है, वर्षों से सक्रिय रही। हम शंकर पार्वती जी के जैसे संवाद करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो काली माई सोचेगी तो कर देगी। मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरी कुल देवी है। लेकिन जब सिल्लीगुड़ी के एक मजदूर मुसलमान भाई को पद्मश्री की पद्म भूषण का सम्मान मिला, तो उस दिन मेरे मन में ये भाव जगा कि अब मैं उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार अवश्य ले लूँगा। ये अंतर मन से बोध हुआ। क्यों? तो मैंने कहा कि भाई, यहाँ दिल्ली से बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी और ये पद्म पुरस्कार देने वाले जो लोग होते हैं, उनकी दृष्टि वहाँ सिल्लीगुड़ी के एक चाय बागान के एक गरीब निर्धन मुसलमान के को देख लिया, चुन लिया इतनी दूर से। तो मैं तो उनके पास हमेशा रहता हूँ, मुझको कैसे नहीं देखेंगे? कैसे नहीं देखेंगे? लेकिन साहब, मैं धन्य भाग्यशाली हूं कि आखिर मुझे देख लिया गया। और आज मेरे गांव के लोग टीवी पर देख रहे होंगे, उनकी छाती कितनी फूलती होगी। आपने मुझे सम्मानित नहीं किया है। हिंदुस्तान के करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, उपहासित, पीड़ित, प्रताड़ित, वो गरीबनी माँ जो कीचड़ में चलती थी, कभी जीवन में सनलाइट और लाइफ बॉय साबुन नहीं देखा, ऐसे माँ की गोद से निकले हुए एक किसान के पुत्र को आपने उत्कृष्ट सांसद बनाया। ये संसद की, संविधान सभा की देन है साहब। मुझे प्रेरणा मिली थी उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो बैठे थे हम घर में, आपस में चर्चा कर रहे थे। ये उत्कृष्ट सांसद के लिए आवेदन पढ़ रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा आप भी आवेदन भरवाओ। कृषि समिति के हमारे जो साथी सदस्य लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग आपको वो स्पॉन्सर करेंगे। तो हमने कहा कर दो भाई। लेकिन मुझे हुआ कि मुझे जरूर उत्कृष्ट माना जाएगा, क्योंकि जब एक गरीबनी मजदूरीनी साधारण माँ के कोख से जन्मा हुआ एक गरीब फुटपाथ पर सोने वाला, चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो ये उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार कोई उससे बड़ा है? मुझे क्यों नहीं मिल सकता है?
ये जो हमारे अंदर भाव जगते हैं, प्रेरणा, ये लोकतंत्र की देन है। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत आपके प्रति अनुग्रह है कि आपने मुझे उत्कृष्ट सांसद बनाया। भाई, जब नाम सुनता हूँ उत्कृष्ट तो मुझे लगता है कितना बड़ा हो गया मैं। शायद लगता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया था, शायद उत्कृष्टता प्रदान किए आपने। मैं 77 से आया, 42 बरस तक इस संसद के गुंबद के नीचे घूमते रहा, गीत सुनाते रहा। अब तो शायद मैं चुनाव ही नहीं लड़ने वाला हूँ। जीवन के इस अंतिम चरण में 42 बरस तक इस संसद में रहने के बाद अंतिम में आपने उत्कृष्टता का पुरस्कार देकर के जो विदाई समारोह में मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मेरा समाज, मेरे क्षेत्र के मधुबनी के गांव के गरीब किसान सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे साहब, सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखी ये रिपोर्ट जो हुकुमदेव नारायण यादव जी के ऊपर केंद्रित थी, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही है, किस तरह वो विधानसभा के, पंचायत के सदस्य बने और फिर उन्होंने कैसे संसद, केंद्रीय मंत्री, तमाम पदों पर वो रहे। ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं वो एक एक करके चढ़े, और ऐसे नेता देश में बिरले ही हैं, बहुत कम होंगे जो पंचायत से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत उसमें सालों साल रहते हैं। हुकुमदेव जी, अगर मैं बात करूं लोकतंत्र की जो सीढ़ियों की बात हम कर रहे हैं, आज एक ज़माना ऐसा देखने में आता कि लोग सीधे सीधे बड़े पद की तमन्ना करने लगते हैं, सीधे सांसद, सीधे मंत्री या कोई बड़ा पद चाहते हैं। लेकिन आपने पहले पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर आप प्रखंड लेवल पे आए, विधायक बने, फिर सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। ये जो लोकतंत्र की सीढ़ियों की यात्रा आपकी रही, इस पे आपका क्या कहना है? कितना महत्वपूर्ण है ये यात्रा आपके लिए? देखिए, जो आज़ादी के समय में और आज़ादी के तुरंत बाद वाला समय, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था सभी दलों पर, क्योंकि मुख्य रूप से समाजवादी नेता थे, वो सभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से आए थे, तो आज़ादी के दिनों में उनका बहुत ही योगदान था। जैसे डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, हमारे बिहार में सूरज नारायण सिंह, पंडित रामचंद्र मिश्र, देवनारायण गुड़मेता, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग जो थे कि इन लोगों के नाम से ही अंग्रेजी राज के अफसर कांप उठते थे। इतने ये लोग जुड़े हुए और क्रांतिकारी लोग थे, कष्ट उठाने वाले। तो वो लोग जो आज़ादी के दिन में तो घूमते थे गांव गांव, फिर आज़ादी से जब हटे समाजवादी आंदोलन में जब कांग्रेस से नाता तोड़े तो गांव गांव घूमने लगे। तो घूमने का मतलब उन्होंने गांव के खेत, खलिहान, सड़क, गली, आदमी, भाषा, भूषा, भोजन, व्यवहार, रहन सहन, वो सब को का उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण रमाजत रहिए, दर्पण में लागे काई तो दर्श कहाँ से पाई। कोई उपन्यास पढ़ के और मार्क्स का जो कम्युनिज्म है, कैपिटल है, उसको पढ़ के कोई चाहेगा कि वो बन जाए, सो नहीं हुई। जो जमीन में आंख से देखेगा, प्रत्यक्ष अनुभूति, वो उसके जीवन पर असर पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद वो चुनाव लड़े, और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े आखिरी तक उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे। ये नहीं कि क्षेत्र भी नहीं बदले। और वहाँ से आए तो वाराणसी से चुनाव लड़े, तो दूसरी बार भी वहीं से चुनाव लड़े। लेकिन एक नेताओं में ये गुण होता है आज के समय में, जो आपने कहा ना कि हवाई नेता, हवाई नेता, तो वो आते हैं तो वो कई क्षेत्र बदलते रहते हैं। यहाँ लड़ लिया, फिर जाके कि नहीं ये नहीं, अब वहाँ से लड़ते हैं। तो एक क्षेत्र में लड़ने, जब मैं मधुबनी से लड़ा 77 में, मैं वहाँ से एमपी बना, और वहीं से फिर मैं क्या कहते हैं चुनाव से निवृत्त भी हुआ। अब जो ये 77 से लेके 2014 तक कितना दिन हुआ,
तो लगातार मैं मधुबनी में रहा, तो मधुबनी की धरती से, मिट्टी से, लोग से, उनकी कला से, उनकी संस्कृति से, उनके लोकगीत से मैं उनके साथ बैठ कर के कीर्तन गाया, चौपहरा गाया, महाराज गाया, उनके साथ सब काम किया साहब। तो उनमें हम रम गए, और जब रम गए तब उनकी आवाज़ बन के हम संसद में बोलते थे, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता था वो उनकी आवाज़ होती थी, वाणी मेरी होती थी, भाषा मेरी होती थी, लेकिन भावना और प्रेरणा उन्हीं की होती थी, उन्हीं की आवाज़ को हम बोलते थे। इसलिए लोग कहते थे कि साहब आप संसद में बोलते हैं तो लोगों को रुला भी देते हैं और हंसा भी देते हैं। तो मैंने कहा जब मैं रुलाता हूँ तो इसका मतलब समझिए कि मैं वो मिथिलांचल और मधुबनी और बिहार की जो मिट्टी के गरीबों की जो अंतर्वेदना है, उस अंतर्वेदना को मैं संसद के सामने रखता था कि ये है भारत। लेकिन जो ऊपर से आएंगे, हवाई बन के आएंगे, चाहे अफसरी से रिटायर करके आएंगे, चाहे व्यापारी वर्ग से आएंगे, उनको क्या पता साहब, उनको क्या पता। जिसने हिंदुस्तान की धरती को नहीं देखा, झोपड़ी को नहीं देखा, गांव को नहीं देखा, गरीब को नहीं देखा, खेत के मेड़ को नहीं देखा, किसान के फसल को नहीं देखा, जलते नहीं देखा, उनके अकाल को नहीं देखा, बाढ़ को नहीं देखा, तो जो देखा ही नहीं, दुर्भाग्य है कि आज वो लोगों को, उन लोगों को, ये टीवी वाले सब हैं, वो क्या जाने बीमारी है उनको कि वैसे लोगों को लेकर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो मैं कभी कभी अंतरात्मा से, मैं काली माई मेरी कुल देवी है और शंकर भगवान इष्ट देव है, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, बैठे बैठे भी कभी ध्यान में आ जाता तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हे काली माँ, हे शंकर भगवान, ऐसे नौटंकीबाज नेताओं से भारत को मुक्त कर दो, भारत को मुक्त कर दो, नहीं तो ये देश को सर्वनाश कर देंगे। क्योंकि इनको कुछ पता है ही नहीं, कुछ पता है ही नहीं जी। कोई बाप के नाम पर, कोई माँ के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई वंश के नाम पर, मान लीजिए आज उसका जिसको कहिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का शोषण, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जी, वो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का शोषण करने वाले, वो जो आज के नेता जिनके आपने कहा ना, वो आज की राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था के शोषक हैं, पोषक नहीं है। दो शब्द दिए, पोषक। जी, जो नीचे से चला, हमारे समय में लोहिया थे, दीनदयाल थे, गांधी जी की परंपरा वाले कर्पूरी ठाकुर थे, जिनको हम लोग मसीहा मानते हैं, और उनको भारत रत्न मिले न मिले साहब, लेकिन वो भारत रत्न नहीं थे, उससे ऊपर थे, जिनको हम लोग कहते थे वो लोक रत्न थे। क्या इसकी वजह हुकुमदेव जी बहुत बड़ी ये आई है कि जैसा हम सुनते हैं आप लोगों से, जैसा हमने पढ़ा कि पहले जब नेता आते थे या कोई जनप्रतिनिधि आता था तो वो सेवा का उद्देश्य लेकर आता था, आज भी सेवा का उद्देश्य कहते हैं लोग, लेकिन अब क्या पद की राजनीति बहुत बड़ी हो गई है, वो सेवा का भाव कहीं ना कहीं सिर्फ कहने में रह गया है, ये बदलाव आप देखते हैं? देखिए पहले फर्क ही, मैंने कहा ना, मैं चुनाव लड़ा, मेरे साथियों ने अपने घर से चंदा इकट्ठा किया, बूथ पर जो उस दिन चाय पान, उस समय तो इतनी चाय की दुकान थी नहीं, लेकिन कुछ खर्चे बर्चे के लिए बूथ पर मैं चुनाव लड़ा 67 में 62 में, तो 5-5 रुपया बूथ पर वो लोग चंदा मांग के इंतजाम करते थे। और जब कहीं कुछ जगह इतने गरीब साथी थे नहीं हो तो आके कहते थे, तो मैं 5 रुपया देता था बूथ के लिए। और चुनाव ख़त्म हो जाए तो वो साथी वो 5 रुपया ले करके आते थे वापस करने के, इसको रख लीजिए कि खर्चा नहीं हुआ, हम लोग अपने में कर लिए इंतजाम, ये अगले चुनाव में काम आएगा। तो अब बताइए, जो अपना खाना हमको खिलाया, जो अपने घर में सुलाया, जो अपने कपड़ा पहनाया, जो मेरे लिए पैसा लगाया, मेरे लिए अनाज लगाया, मेरे लिए भूखा रहा, और उसके कारण से हम जीत के आए, तो मुझ पर अधिकार उनका हुआ ना। तो मैं हमेशा सोचते थे, हम लोग कर्पूरी ठाकुर समाजवादी, चाहे जनसंघ वाले जो दीनदयाल के रास्ते वाले थे, या गांधी के समय में कांग्रेस वाले थे, कहाँ वो कांग्रेस, कहाँ कर्पूरी ठाकुर वाला वो सोशलिस्ट समाजवादी,
कहाँ सूरज नारायण सिंह, कहाँ कर्पूरी ठाकुर, कहाँ डॉक्टर लोहिया, कहाँ दीनदयाल, कहाँ हुकुमदेव नारायण। जो जिसका नमक खाएगा उसी की गीत गाएगा। ये कहता है ना, जिसका खाएगा उसका गाएगा। जी, अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं। आपने कांग्रेस की जो शुरुआती पीढ़ी थी आज़ादी के बाद, आपके परिवार से भी लोग कांग्रेस में थे आज़ादी से पहले, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। फिर आपने अपनी पंचायत से राजनीतिक यात्रा सफ़र शुरू किया। उस समय भी आपने बताया कि कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव उस समय था, उसके संपर्क में आप थे। उसके बाद आप समाजवादी नेता के रूप में उभर के आए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, और आपके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दरअसल आप समाजवादी नेता हैं। ये तीनों आपने धाराओं को देखा। आपने कांग्रेस की भी धारा को देखा, समाजवादी को भी देखा, और आपने भाजपा जनसंघ की विचारधारा को भी जिया देखा है। क्या अंतर लगा, क्या अंतर हुआ इसमें? मेरे में जो आपने कहा ना, मैं समाजवादी आंदोलन में था, लोहिया के विचार, लेकिन मैं छात्र के हाई स्कूल में जब पढ़ने आया शहर में, तो 8वीं क्लास में से हम वहाँ के लड़कों ने मुझे संघ की शाखा में ले गया। तो 1950 से मैं निरंतर संघ की शाखा में जाने वाला स्वयंसेवक हूँ। मैं मुझसे पुराना स्वयंसेवक भी आरएसएस के पास में बहुत कम ही मिलेगा जो 1950 का स्वयंसेवक हो। जी, आइए, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं 1950 का स्वयंसेवक हूँ। जो संघ में कहा जाता है आपका संघ आयु कितना है, तो मेरे संघ आयु है 1950 जी। और 1950 से मैं संघ के स्वयंसेवक, क्या मैं कहीं भी रहा, लेकिन हर साल मैं उनके गुरु दक्षिणा में अपना योगदान करते रहा। दूसरे तरफ मैं समाजवादी आंदोलन में रहा, सामाजिक क्रांति में। तो डॉक्टर लोहिया की सामाजिक क्रांति, आर्थिक नीति और संघ का राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये मुझको पसंद दोनों था। लोहिया भी उस भारत के वांग में, भारत की संस्कृति पर उन्हें राम कृष्ण शिव, इस पर जो किताब लिखी है साहब, कोई पढ़ने वाला बोले तो आज किसी भी कथावाचक जो बाँचते हैं वो उनकी चरण धूलि के आगे नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि वो है राम कथा से राष्ट्र कथा, कृष्ण कथा से राष्ट्र कथा, शिव कथा से राष्ट्र कथा। कैसे कैसे इस कथा का राष्ट्र की एकता अखंडता से मतलब है, वो किताब को पढ़ना चाहिए लोगों को। तो हम इसलिए आनंद आता था कि लोहिया के जो समाजवाद थे उसमें भी संस्कृति की बात और संघ में संस्कृति की बात, तो हमको आनंद आता था। हम मस्ती से काम करते रहे। किसी ने कभी न समाजवादियों ने पूछा कि आप संघ में क्यों जाते हैं, न कभी संघ वाले ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी में क्यों जाते हैं। इतनी स्वतंत्रता थी। खैर देखिए, आज की जुग पर आइए। भारत के प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति जी का संबोधन हुआ था 2014 वाला, लोग पढ़े उसके बाद, तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा था उनके दूसरे पैराग्राफ में? जी, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, लोहिया, दीनदयाल। तो जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से गांधी, लोहिया, दीनदयाल, कि ये हमारे आदर्श हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी कोई विचारक पूर्ण नहीं होता है। तो गांधी, लोहिया, दीनदयाल तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो पूर्णता। और आज हिंदुस्तान को चाहिए पूर्णता, अधूरा नहीं। दूसरी बात अब समझिए कि 1964 में लोहिया जी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा था, जब केरल में राष्ट्रपति शासन लगा था, उसी पर प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो लोहिया ने कहा था ऐसे करके सभी पार्टी की ओर कि ये वामपंथी, ये जनसंघ, ये स्वतंत्र पार्टी और मैं अपने को भी लेता हूँ, अकेले में किसी की ताकत नहीं है। कांग्रेस की ओर इशारा करते कहा कि अकेले में किसी की ताकत नहीं है कि इनको परास्त कर सके। इनको अगर परास्त करना है तो एक ही दल इनको परास्त कर सकता है जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों समान रूप से हो, और वैसा दल
बनेगा या नहीं बनेगा, कब बनेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहता हूं कि उस कृष्ण का कहीं न कहीं जन्म हो चुका है, जो एक दिन इसके माने कांग्रेस की छाती पर खड़ा होगा और इनके सर को तोड़ेगा। मैं बिल्कुल डॉक्टर लोहिया के शब्द से कह रहा हूं। तो डॉक्टर लोहिया ने क्या दिशा दी? आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जनसंघ का, आर्थिक क्रांतिकारिता समाजवादियों का। तो जिस दिन ये मिलन होगा उस दिन भारत नया भारत बनेगा। आज नरेंद्र मोदी आर्थिक क्रांतिकारिता, उनकी नीतियों को देखिए, आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों का समन्वय करके उसको पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। जी, और भी जो राजनीतिक पहलू आपके जीवन के रहे हैं, जो संसदीय पहलू रहे हैं, संसद के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद, और उत्कृष्ट सांसद में हम बात कर रहे हैं इस बार हुकुमदेव नारायण यादव जी से, जिन्हें 2014 के लिए उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था और साथ ही पद्म भूषण सम्मान से भी वो सेवा कार्यों के लिए सम्मानित हो चुके हैं। दरअसल हुकुमदेव नारायण यादव जी का पूरा जीवन जो है इस समय भारतीय लोकतंत्र का जिस तरह से आगे बढ़ना हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र की सीढ़ियां हमारी संसदीय व्यवस्था की हैं या हमारे लोकतंत्र की हैं, एक एक सीढ़ी को उन्होंने चढ़ा है, जिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। उनकी राजनीतिक शैली को, उनकी संसदीय शैली को करीब से देखा है। हुकुमदेव नारायण यादव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी आपने देखा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री ने प्रभावित किया? देखिए, नेहरू जी के समय में तो हम प्रबल कांग्रेस विरोधी थे, तो नेहरू जी के तो प्रबल विरोधी रहे। इंदिरा जी के समय में प्रबल विरोधी रहे, और इंदिरा जी के समय में मैं राज्यसभा में था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और मैं जब बोलता था कांग्रेस पर आक्रमण करता था तो इंदिरा गांधी कैसे गौर से सुनती थी, और इंदिरा गांधी कभी कभी मुस्कुरा भी देती थी। हाँ, इंदिरा गांधी जी के सामने मुंह पर मैंने कहा था कि आपने नारा दिया था जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मोहर लगाओ हाथ पर। अब गांव के लोग चिल्लाते हैं छोटी दो या मोटी दो, इंदिरा मैया रोटी दो, तो आप उनके नारा पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो इंदिरा गांधी हंस पड़ी। दूसरी, मैंने कहा कि मेरे समय में निकट से मैंने मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल को देखा, फिर थोड़े समय के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ तो था ही मैं, फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ था ही, अटल जी के सरकार में मैं राज्य मंत्री था, चंद्रशेखर जी के सरकार में मैं 2 विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, अटल जी के सरकार में स्टेट मिनिस्टर रहा, और फिर उसके बाद और सरकार को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मैं मंत्री नहीं रहा, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मैं मंत्री नहीं था, लेकिन किसी मंत्री से मेरा पावर कम नहीं था। इतना मैं देश के लोगों को कह सकता हूं कि सभी एमपीओं को, कि भाई एमपी होते हुए भी किसी मंत्री से मेरा पावर कम नहीं था, क्योंकि मैं जायज बात बोलता था तो प्रधानमंत्री नोटिस लेते थे, कार्रवाई करते थे, मुझे जवाब भेजते थे। मेरे पास वो चिट्ठियाँ रखी हुई है साहब, जो आने वाली पीढ़ी देखेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नेहरू जी यात्रा प्रारंभ किए, गांधी जी के प्रभावी थे। मैं उनकी महानता को चुनौती नहीं देता, उनकी विद्वता को, उनके देश प्रेम को मैं चुनौती नहीं देता, उसको नमस्कार करता हूँ साहब। लेकिन पावर में आने के बाद नेहरू जी ने जो 2 गलती कर दी, उसका दुष्परिणाम देश आज तक भोग रहा है। वो 2 गलती थी, एक राजनीति में परिवारवादी व्यवस्था को स्थापित करना, और दूसरा राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।
ये व्यक्तिवाद और भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो जो नेहरू जी ने चलाया, उसी का दुष्परिणाम आज देश भोग रहा है। बीज उन्होंने ही डाला था जिसके खिलाफ लोहिया जी लड़ते थे, हम आंदोलन चलाते थे। अब अभी आप देखिए, मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 75 साल से ज़्यादा वाले चुनाव नहीं लड़े, और एक उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी एमएलए, एमपी और नेता के परिवार वाले को चुनाव में टिकट नहीं देंगे। कितनी बड़ी बात है जी। लेकिन दूसरे पार्टी वाले में से लोग जब मुझको मिलते थे, आपकी पार्टी ने क्या किया? 75 साल वाले को रोक दिया। 75 वर्ष के बाद आप कितने अच्छे काम करने वाले हैं। तो मैं अपने साथियों को कहता था, 75 साल के बाद मेरे विचार में परिपक्वता है, मैं वाणी में इतना ही ओज है, मेरे काम में उतनी ही तीव्रता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि काम करने में मैं वो जोखिम नहीं उठा सकता जो मैं जवानी में जोखिम उठाता था, और देश को वही बना सकता है जो जोखिम उठाने की ताकत रखे। तो युवा वर्ग है, वो जोखिम उठाने की जो क्षमता है उसकी अद्भुत है जी। हमारे विचार की परिपक्वता है, अपनी जगह पर है। तो वो मैंने कहा कि भाजपा ने किया है, बहुत बढ़िया किया है। दूसरा परिवार वाला, तब भाजपा वाले कहते हैं कि हम एमएलए, एमपी या नेता के परिवार को टिकट नहीं देंगे। अच्छी बात है, लेकिन देश के अंदर तो बाकी सब परिवारवादी हैं। लेकिन बीजेपी में भी तो बहुत नेता ऐसे हैं। भाजपा के एनडीए में भी जो गठबंधन में है उसमें से भी परिवारवादी हैं, है ना। अब जो भाजपा ये कहते हैं साहब, तो भाजपा के जो एमपी हैं, एमएलए हैं और नेता हैं, उनको अपने परिवार में कितने अपने परिवार में कटु वचन सुनना पड़ता है, और उनको कितना उनको सहना पड़ता है, सो उसका अंदाज क्या देश जानेगा। मेरे ही परिवार में है, मेरा पोता इंजीनियर है, अब राजनीति में आने की लालसा है, भाजपा से बाहर जा नहीं सकता। आज जब ये बात कहता हूँ तो कहता है, दादाजी ILGP में आपका पार्टनर है, उसमें देख लीजिए, RJD में देख लीजिए, तो आप ही के दल, आपके दल में है LGP, उसमें देख लीजिए, उसको क्यों नहीं रोकते हैं। तो मौन हो जाता हूँ, क्यों ये सहना पड़ता है। तो मैं निष्कर्ष निकाला हूँ कि चूँकि इस देश में मजबूरी में गठबंधन की जो राजनीति है वह देश के लिए दुर्भाग्य है, देश के लिए कलंक है, देश के लिए रसातल में ले जाने वाला है। इसलिए युवा वर्ग को, इस देश के लोगों को चाहिए कि एक बार मन मजबूत करे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव से लेकर के दिल्ली तक एक पार्टी की प्रबल बहुमत वाली सरकार बना दे। तो मैं समझता हूं कि 5 साल के अंदर भारत का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैर फंसते हैं ना, जंजीर तो लगते हैं ना। पंजाब में जाएंगे तो वो अकाली दल के कारण हम तो मजबूर हैं ना, उनके परिवारवादी हैं जी। हम LGP में थे तो वो परिवारवादी हैं। जितने आप क्षेत्रीय दल देखिए, चाहे हरियाणा में चौटाला देवीलाल जी के परिवार का हो, बिहार में लालू जी के परिवार का हो, या क्या कहते हैं आंध्र में चंद्रबाबू नायडू का हो, या तेलंगाना में उनका हो, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनका हो, या तमिलनाडु में हो, जहाँ कहीं भी परिवार राजनीति का जातीय परिवारवादीकरण हुआ, उससे जातीयकरण हुआ, उससे स्वार्थकरण हुआ, उससे भ्रष्टाचारीकरण हुआ, और अपनी ही जात के, उन्हीं के जात के जो लोग जात का नाम लगाते थे, उन्होंने ही अपनी जाति के निर्धन, निर्बल, गरीब, पीड़ित के करुणा को कभी नहीं देखा जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, आपने नेहरू जी का कहा कि उनके कारण ये दो समस्याएं, भ्रष्टाचार की और परिवारवाद की, ये नेहरू जी की देन आपने कहा। नरेंद्र मोदी जी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। उनका तो परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है, और भ्रष्टाचार पे भी चोट उन्होंने की। बाकी बीच का कालखंड आप कैसे देखते? बाकी बीच का कालखंड है वो जिसको कहिए राजनीति का संक्रमण काल था जी। जिस संक्रमण काल में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, गुजराल प्रधानमंत्री बन गए, वो जिसको कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल माने हुआ कि ऐसी स्थिति जिस समय कोई कुछ नहीं हो रहा है तो किसी तरह से जोड़ तोड़ करके तत्काल किसी तरह चला लो, तत्काल किसी तरह चला लो। अच्छा, आप ये मानते हैं गठबंधन सरकार की अपेक्षा जो बहुमत वाली सरकार होती है
वो ज्यादा अच्छा काम करती है? हाँ जी। क्योंकि आपने गठबंधन सरकार में आप मंत्री रहे। हाँ दोनों में। हाँ जी। तो हमने देखा ना, मैं इसी अनुभव से कहता हूँ। जब मैं चंद्रशेखर जी की सरकार में 2 विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं भाजपा में आया, तो भाजपा में आने से पहले जितना भाजपा में हम उम्मीद कर सकते थे वो सब चीज़, उससे ज़्यादा तो हम पा चुके थे। तो हम भाजपा में कुछ पाने के लिए थोड़े आए थे। हम भाजपा में तो इसलिए आए थे कि संघ के स्वयंसेवक के नाते जब वो अयोध्या का जो कांड हुआ, अब तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किया जी, और वो जो विवादित ढांचा ढहा, तो उस दिन मैंने पत्र लिख करके भाजपा के नेताओं को लिखा था। मेरा पत्र है मेरे पास कि मैंने लिखा था, आज भारत का यह स्वर्णिम दिन है। जो काम 15 अगस्त 1947 को हो जाना चाहिए था, उसके होने में इतना विलम्ब लगा। ये मैं समाजवादी होने के नाते लिखा था, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मथुरा, काशी, अयोध्या, भारत माता के चेहरे पर ऐसा दाग है कि अगर इनको मिलजुल करके समस्या का समाधान नहीं निकाला तो किसी दिन अगर ये घाव फटेगा तो भारत माता का संपूर्ण शरीर सिहर उठेगा। जी, सिहर उठेगा। जी बिल्कुल हुकुमदेव जी, आपकी जो संसदीय यात्रा रही है उसमें भी बहुत कुछ हमें जानने के लिए है, बहुत कुछ मैं समझना भी आपसे चाहता हूं, दर्शक भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस बात को। जो संसदीय प्रणाली है, क्योंकि आपका वर्षों का संसदीय अनुभव रहा, उसमें प्रश्नकाल है, शून्यकाल है और तमाम संसदीय प्रक्रियाएं हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सा काल लगता था? प्रश्नकाल या शून्यकाल या जो प्राइवेट मेंबर बिल आते थे वो, तो कौन सा अच्छा आपको लगता? देखिए, प्रारंभ में मुझे प्रश्नकाल बहुत अच्छा लगता था। शून्यकाल तो बाद में आने लगा, लेकिन प्रश्नकाल अच्छा लगता था, शांति के साथ, है ना। लेकिन जो मैं कहा ना, जो ये हवाई नेता सब आने लगे, हवाई नेता वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, जिनको न इतिहास, न भूगोल, न संस्कृति, न धर्म, न संस्कृति, किसी चीज़ का अध्ययन नहीं, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, न व्यवहारिक ज्ञान, न सैद्धांतिक ज्ञान। और आज जो आदमी पढ़ा न लिखा न कुछ जानता है, और वो खड़ा होकर के हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में जब बोलता है, तो बताइए मनोज वर्मा जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपके सामने एंकर बन के कोई खानदान या वंश जाति के नाम पर आ जाए और उनको प्रश्न पूछना चाहे कुछ, आप प्रश्न पूछे कुछ, और उसके अंदर में आपको अगर रहना पड़े तो कितनी आपकी आत्मा बेचैन होगी। मैं भाजपा में क्यों आया था साहब? मुझे कांग्रेस के नेताओं ने पूछा था सेंट्रल हॉल में 2-4 कि आप भाजपा में क्यों आए? तो मैंने कहा कि राजनीति के 2 ही रास्ते हैं, या तो सिद्धांत या उनकी अपनी व्यक्तिगत लाभ। तो मुझे व्यक्तिगत लाभ की आवश्यकता नहीं थी, बच गए सिद्धांत की राजनीति करने वाला वहीं उसी के नेतृत्व को स्वीकार करता है जहां उसको अपने से श्रेष्ठ नेतृत्व दिखाई पड़ता है। तो मैंने विश्लेषण किया, लोहिया चले गए, चरण सिंह चले गए, चंद्रशेखर कमज़ोर पड़ गए, कोई रहा नहीं, कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे, तो मैं सड़क पर चौराहा पर खड़ा होकर के अपनी आत्मा से, मैं परमात्मा से पूछने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? ये जो नेता लोग हैं उनके आगे मैं सिर झुकाऊँ, उससे बढ़िया मुझको एल्ड्रीन दे दो, जहर पी के मर जाऊँ, लेकिन मैं इनको अपना नेता नहीं मानूंगा। तब मेरी आत्मा से आवाज़ आई कि तुम्हारे लिए एक रास्ता है, और वह रास्ता है कि तुम अपने से श्रेष्ठ को खोजो। तो मैंने कांग्रेसियों को कहा कि मैं अपने से श्रेष्ठ खोजने लगा, तो मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं उनकी श्रेष्ठता के आगे शीश झुका के नेतृत्व कबूल कर लिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आप राजनीति में सफल नहीं होते, अगर मान लीजिए आप चुनाव नहीं जीतते, बहुत लोग होते हैं हार जाते हैं, पहला चुनाव राजनीति छोड़ देते हैं, आप क्या करते फिर? कभी ऐसा सोचते हैं? आया था समय, ऐसे समय जीवन में कई बार आए। मैं 77 में जब 80 में हार गया तो मुझे सामने आके मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। फिर 80 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मैंने इच्छा भी नहीं प्रकट की, लेकिन चौधरी चरण सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर चाहते थे। और चरण सिंह के सामने एक प्रसंग ही सुन लीजिए, आज के युग की प्रेरणा है। चौधरी चरण सिंह के सामने हमारे जो बड़े बड़े साथी थे विद्वान,
वो सब पंडित श्यामनंदन मिश्र बड़े विद्वान थे, आदर्श पुरुष थे उनके। तो वो लोग कहते थे श्यामनंदन मिश्र जी को राज्यसभा में लाया जाए। चौधरी साहब ने कहा क्यों? तो कहा वो अच्छे अंग्रेजी में ड्राफ्ट लिख सकते हैं, अच्छे बोलते हैं, सब कर सकते हैं। जब अंतिम निर्णय था पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि देखो आप सब, अगर आपको अंग्रेजी में बढ़िया ड्राफ्ट लिखाना हो जिस दिन मुझे बता देना, मैं JNU से कोई अंग्रेजी का प्रोफेसर बुला दूंगा, आप बता देना, अच्छे लिख देगा। मुझको अच्छा अंग्रेजी वाला नहीं चाहिए, मुझको अच्छे अंग्रेजी लिखने वाला नहीं चाहिए, मुझको वो आदमी चाहिए जो गांव के चौपाल पर बैठ करके चरण सिंह की नीति को समझा सके और वो क्षमता रखने वाला। तो ऐसा क्षमता रखने वाला अभी मेरी पार्टी में हुकुमदेव नारायण यादव से ज़्यादा किसी के पास में नहीं है, इसलिए मैं हुकुमदेव नारायण यादव को राज्यसभा में भेजना चाहता हूँ। और इतने मधुली में थे, बिजू पटनायक थे, ये सब के सब श्याम बाबू के लिए लगे हुए थे। अच्छा, कभी आपको ये लगा कि मैं राजनीति में क्यों आ गया? कभी आपको ऐसा लगा हो कि भाई कहाँ राजनीति, ये कैसी जोड़ तोड़ की राजनीति है, मैं तो किसान ठहरा, मैं कहाँ आ गया जोड़ तोड़ की राजनीति में? वो हो वर्मा जी, सबसे ऊपर मैं ईश्वर में आस्था रखता हूं ना, तो निमित्त की बात है। जो जिस निमित्त से जन्म लेके आता है वह चाहे न चाहे उसकी दिशा उस ओर मुड़ जाती है और उसको उसी दिशा पर चलना पड़ता है, क्योंकि हम निमित्त। तो मैं इस निमित्त पैदा लिया था ना। मेरे बाप अपने हाथ से हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे, मेरी माँ जमीन पर सोती थी, मैं बचपन में बासी भात खाता था, पैदल नंगे पैर 2 किलोमीटर मिडिल स्कूल में पढ़ने जाता था, हाई स्कूल में पढ़ने जाता था तो घर से चावल दाल की मोटरी अपने सर पर लेकर के जाता था। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनकी झोपड़ी में रहता था, गाय बैल बकरी बधी रहती थी, वहीं एक चौकी पर सोता था। लेकिन अंदर से ईश्वर को मुझे इस ओर लाके यहाँ तक पहुँचाना था। अब मैं समझता हूँ कि कोई जब आता है ना महान पुरुष, तो उसके साथ साथ उस तरह के लोग भी धरती पर आते हैं। राम आए तो बंदर भालू आया ना, उसी तरह का पलटन राम के साथ पूरा देने वाला। उनका कोई कुल कुटुंब रिश्तेदार जात बिरादर कोई गया था राम के साथ लड़ने में। कृष्ण आया तो कृष्ण को भी वो गांव का भेड़ बकरी गाय गोपाल चराने वाला बचपन से लेकर के, और वो गीता का संदेश देने वाला तो कृष्ण है, तो उसके भी साथ निमित्त मिले थे ना लोग उसके साथ लड़ने वाले। गांधी आए तो गांधी के साथ वैसे निमित्त मिले थे ना लोग लड़ने वाले। तो हम भी आए लोहिया के साथ लड़ते, कर्पूरी ठाकुर साकुर लड़ते लड़ते, और अंत में काली माँ या शंकर भगवान की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा कि अंतिम मेरी यात्रा का पड़ाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मेरी यात्रा राजनीतिक यात्रा का समापन हो। तो मुझे राजनीतिक यात्रा का समापन भी एक ऐसे आदमी के साथ मिला। आपने कहा कि पर नरेंद्र मोदी को परिवार क्यों नहीं है? भाई है ना जी, भाई है ना। तो नरेंद्र मोदी के भाई का नाम कोई जानता है? और भाई होंगे तो उन भाई के बेटे की शादी हुई होगी, तो बेटी की शादी हुई होगी, तो कुछ समधी रिश्तेदार होंगे ना। नरेंद्र मोदी के ननिहाल में मामा जो थे, तो मामा के बाल बच्चे होंगे ना। कोई जानता है नाम किसी का? पता है किसी को? जी, कहाँ उनके भाई कैसे रहते हैं? नरेंद्र मोदी की माँ जीवित है ना, और उनके साधारण भाई के हैं, उनके 2 बेडरूम का फ्लैट है जिसको कहिए, उस फ्लैट में उनकी माँ भी रहती है, उनका भाई अपनी माँ की सेवा करता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके पैर छू के आते हैं। कैसे नहीं है उनके भी खूब रिश्तेदार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने देश के सभी लोगों को ही अपना परिवार और अपना रिश्तेदार समझते हैं। ये दृष्टि का है। मैंने जैसे पहले कहा, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दर्श कहाँ से पाई। अपना रूपांतरण, अगर हम व्यष्टिवादी हैं असमष्टिवादी, तो हम व्यष्टिवादी अगर हैं तो अपने में हैं, और अगर समष्टिवादी हैं तो संसार में हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यही अद्वैत है विवेकानंद का, यही अद्वैत है शंकराचार्य का। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो हम जो जैसा ब्रह्मांड है उसी का सूक्ष्म अंश हम हैं, हमारा ही विस्तारित अंश वो ब्रह्मांड है। इसलिए मैं जो कुछ भी करूं
उसका प्रभाव ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसलिए मुझे अपने चाल में, चरित्र में, चिंतन में, व्यवहार में, आचार में, विचार में, रहन में, सहन में, सब कुछ में ऐसा करना चाहिए जिससे ब्रह्मांड में प्रदूषण पैदा नहीं हो। जी हुकुमदेव जी, आपका पूरा राजनीतिक जीवन इतना लंबा जीवन है और उसके इतने अलग अलग पहलू हैं कि इस पर मैं कितनी देर भी बात करूं वो भी कम है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने पंचायत से लेकर इस देश की जो संसद है, सर्वोच्च पंचायत है, वहां तक का सफर आपने पूरा किया है। लोकतंत्र की हर सीढ़ी को आपने चढ़ा है और जिया है। आप भारतीय लोकतंत्र का भविष्य कैसा देख रहे हो? क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए? बहुत उज्जवल संदेश है। भारत में जब कभी संक्रमण काल और संकट आया है तब भारत में आए हैं, क्योंकि लोगों को अपने कृष्ण के गीता का वह श्लोक याद रखना चाहिए। जब कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानां सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है महत्वपूर्ण, संभवामि युगे युगे, कि हर युग में मैं जन्म लेता हूँ उस युग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के कारण। तो आज लोकतंत्र है ना, तो आज कृष्ण भगवान भी आते तो उनको पार्टी नहीं बनाना पड़ता, उनको सिंबल नहीं लेना पड़ता जी, उनको नरेंद्र मोदी जी कैसे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, और लड़ते तो उनको गाली नहीं सुनना पड़ता, उनकी आलोचना नहीं होती। कृष्ण भगवान जब वोट मांगने जाते तो गांव भर का लोग आता, आरती उतारता, कुर्सी पर बैठाता, भगवान जी चरणामृत ले लेता, प्रसाद ले लेता, और गांव से विदा करता। तो लोग आपस में ये भगवान जी का कौन जात है? तो कहते ये अहिर है, वोट अपना जात को देंगे कि अहिर को देंगे। उनको भी साहब दुर्गति होती, आज कृष्ण को भी ये सुनना पड़ता। लेकिन इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही लड़ना पड़ता है। मैं भी यादव हूँ, भाजपा में हूँ, लालू के खिलाफ लड़ा हूँ, अपमान सहा हूँ, प्रताड़ित हुआ हूँ। शायद मैं लालू के राज में अपने ही कुल कुटुंब के द्वारा जितना अपमान सहा और जितना प्रताड़ित हुआ साहब, पराये लोगों से उतना नहीं सहना पड़ा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सीना तान के खड़ा रहा। उस समय यादव के बीच में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके खड़ा होने वाला कोई था नहीं, हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं हिम्मत किया। कैलाशपति मिश्र जी मुझको कहे घुमाए, उन्होंने कहा मुझको बढ़ाया। आडवाणी जी ने, अटल जी ने मुझको बहुत ही सहारा दिया और मैं लड़ा। मैं एक बात और कह देता हूँ, जब मैं संकट में भी आया उस समय में कांग्रेस में जो लोग थे, पिछड़े वर्ग के होने के नाते दलित और पिछड़ा गरीब के लिए लड़ता था, उस समय कांग्रेस में थे लोग। लेकिन मेरी इस लड़ाई से या मेरे इससे वो भी अंतर्मन से प्रभावित होते थे और उनको भी मेरे प्रति प्रेम और करुणा का भाव रहता। जैसे बी शंकर थे, वो पी शिव शंकर थे, जैसे अभी वो कर्नाटक वाले जो हैं वीरप्पा मोइली हैं, ये लोग जो कांग्रेस में थे, वो लोग कांग्रेस में रहते हुए भी और हमेशा जब मिलते थे मुझको कहते थे आप बहुत अच्छे लड़ते हैं डाउन टोरन के लिए, कभी आपको किसी तरह का कोई कष्ट हो तो आप मुझको कहने में कोई चिंता नहीं करिएगा। प्रणब मुखर्जी थे, मुझसे मैं कांग्रेस पर प्रबल प्रहार करता था, आक्रमण जी हुकुम, उतना करारा कोई नहीं करता। लेकिन प्रणब बाबू मुझको जब मिलते थे, अब मिलते नहीं थे, मैं आज उनको हाथ जोड़ के देश के सामने कहता हूँ कि मेरे जीवन में जब कभी राजनीतिक संकट आया, मेरे सामने ऐसा संकट कि अब मेरे सामने ऐसा संकट था कि अब हम जाएंगे कहाँ, चलेंगे कैसे, कुछ खर्चा नहीं है, परिवार का नहीं है, तो उस समय प्रणब बाबू मुझको मदद कर देते थे, आर्थिक रूप से मदद करते थे कि नहीं जी, आपके अंदर इतना कमिटमेंट है, ऐसे कमिटमेंट वाले को हम बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे अवसर पर उन्होंने, प्रणब बाबू ने मुझे मदद की थी। आज भी मेरी पत्नी कहती है कि हमारे ऊपर और साथ के चलने वाले लोगों का एहसान है, तो प्रणब बाबू का भी कोई एहसान नहीं है जी। बिल्कुल हुकुम देव नारायण जी, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबी है कि अलग अलग विचारों के बावजूद लोग साथ चलते हैं, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आपने जैसे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए
अपना अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ भी काम किया और भारतीय लोकतंत्र को एक दिशा देने में, मजबूती देने में महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आज उत्कृष्ट सांसद में हमने बात की हुक्मदेव नारायण यादव जी से। आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।